बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। हमने यूनिट स्टार्ट किया था फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस बैलेंस का यूनिट स्टार्ट किया था हमने। इसमें हमने दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। आज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 हमने यहाँ तक स्टॉप कर दिया था, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट डिस्कस किया था हमने कि बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन कब होनी है और वाटर एक्सक्रीशन कब होनी है। उनमें हम दो सिस्टम के हवाले से बात की थी, रिनाइन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम और दूसरा आर्ट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। इन दोनों के हवाले से भी हम दोबारा सा इस लेक्चर के अंदर इसमें डिटेल दिया गया है कि किस तरीके से ये रास सिस्टम काम करता है, रास सिस्टम ये वाला, और दूसरा ये जो एक्सक्रीशन सिस्टम है। इन दो सिस्टम के हवाले से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, वाटर रिटेंशन। देखो वाटर बॉडी के अंदर पानी को कब रोकना है? तब रोका जाता है जब बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, उस टाइम बॉडी के अंदर वाटर की रिटेंशन का रोकना होता है। तो ये जो रास एक ऐसा सिस्टम है, ये कब एक्टिवेट होता है? जब या तो ब्लड प्रेशर कम हो जाए या तो ब्लड के अंदर ब्लड वॉल्यूम जो है फ्लूइड की कमी हो जाए। तो इन दोनों वजहों की वजह से ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये सिस्टम है क्या, किस तरह पानी को रोकता है, किस तरह बॉडी की डिहाइड्रेशन या बॉडी के ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल करता है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि इज़ अ क्रिटिकल रेगुलेटर ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ये जो रास सिस्टम जो है ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना और सिस्टमिक विस्कुलर रेसिस्टेंस को, इन तमाम का एक बेहतरीन ये रास सिस्टम इन सब के ऊपर काम करता है। क्या कहते हैं? ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करता है, बराबर करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी बराबर करता है, सिस्टमिक विस्कुलर रेसिस्टेंस भी करता है। किस तरीके से करता है ज़बरदस्त समझते हैं। देखो दो चीज़ें हैं। एक होता है बेरोरिसेप्टर। आगे यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है, एक बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्ट्स द रिस्पांस ऑफ द शॉर्ट टर्म टू डिक्रीज द आर्टेरियल प्रेशर। देखो दो चीज़ें होती है, एक रास सिस्टम, एक बेरोरिसेप्टर। ये दोनों चीज़ें क्या करती है? ये दोनों के दोनों क्या करती है? ब्लड वॉल्यूम के ऊपर काम करती है। जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है ये उसके ऊपर काम करती है। कैसे काम करती है ज़रा उसके ऊपर हम समझते हैं, ठीक है। ये बेरोरिसेप्टर क्या है? बेरोरिसेप्टर का जहन में रखना कि बेरोरिसेप्टर जो होते हैं ये सेंसरी रिसेप्टर होते हैं और ये मौजूद कहाँ पर होते हैं? हमारा जो कैरोटिड साइनस है, कैरोटिड साइनस उसे कहते हैं, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है ना, उसके स्टार्ट पर ये नेक के मतलब नेक साइड पर, तो वहाँ पर जैसे कैरोटिड साइनस होते हैं वहाँ पर ये बेरोरिसेप्टर मौजूद होते हैं। और एवोर्टिक आर्च पर मौजूद होते हैं। एवोर्टा जहाँ से एवोर्टा निकलता है ना, उसके आर्च पर, यहाँ एवोर्टिक आर्च पर ये मौजूद होते हैं इनर साइड पर। इसका काम क्या है? ये डिटेक्शन करते हैं, ये देखते हैं जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, जैसे ब्लड वॉल्यूम कम होते तो इनको एक सेकंड से मिनट तक काम करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। ये डिटेक्शन करते हैं ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो ये डायरेक्ट जाते ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि भाई आपने क्या करना है, बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया या ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो गया है, तो वो ब्रेन उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। एक तो तरीक़ाकार ये है। दूसरा रास सिस्टम है। रास सिस्टम जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है। बेरोरिसेप्टर शॉर्ट टर्म डिटेक्शन करता है। अगर वो फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका बीपी थोड़ा टाइम के लिए कम हो जाए तो उसके लिए एक बेरोरिसेप्टर का काम होता है सेकंड से मिनट तक। लेकिन अगर उसका कंटिन्यूसली इस तरह ये मसला होता है, ब्लड वॉल्यूम कम है या ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है या बीपी कम है कंटिन्यूसली काफ़ी वक्त तक, तो फिर रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। अभी रास सिस्टम के हवाले से बात करते हैं। रास सिस्टम क्या है? इसका रिनाइन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये मुख्तलिफ स्टेप, इसके 5-6 स्टेप होते हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ये क्या कहते हैं? बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम को रोकने का काम करता है। फर्स्ट स्टेप में क्या करता है? व्हेन योर द ब्लड प्रेशर फॉल योर किडनी रिलीज द एंजाइम रिनाइन इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। जैसे ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम होगा तो उसको कैसे पता लगता है कि ब्लड वॉल्यूम ही कम हो रहा है या बीपी कम हो गया? तो हम उसके नतीजे में क्या होता है, किडनी जो होती है वो उसकी स्टिमुलेशन मिलती है, वो एक एंजाइम रिलीज़ करती है जिसको हम रिनाइन कहते हैं। ये रिनाइन एंजाइम ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। जैसे ब्लड के अंदर हो जाता है तो ये रिनाइन क्या करता है? ये एक हार्मोन है जिसको एंजियोटेंसिनोजिन कहते हैं। ये एंजियोटेंसिनोजिन, इस हार्मोन को, ये बेसिकली एक प्रोटीन होता है और ये हमारा जो लीवर है वो रिलीज़ करता है। फिर ये रिनाइन हार्मोन क्या करता है?
ये इस एंजियोटेंसिन के ऊपर काम करता है, इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। रेनाइन हार्मोन इस एंजियोटेंसिन प्रोटीन को इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 हार्मोन में। लेकिन ये एंजियोटेंसिन 1 जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर काम नहीं करता। फिर क्या होता है, ये एंजियोटेंसिन 1 विच इज़ द इनएक्टिव डजंट काज एनी इफेक्ट फ्लो थ्रू द योर ब्लड स्ट्रीम एंड स्प्लिट इनटू द पीस by the angiotensin gene converting enzyme in your lungs and kidney. When one of these piece angiotensin 2 वे an active hormone। देखो जैसे ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये जैसे ब्लड फ्लू के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचता है, तो लंग्स के अंदर एक एंजाइम होती है जिसको हम एसी एंजाइम कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, इस एंजियोटेंसिन 1 के ऊपर काम करता है, इसके ऊपर एक्ट करता है और इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। पहले रेनाइन ने क्या किया, इस एंजियोटेंसिन को रेनाइन ने क्या किया, इस एंजियोटेंसिनोजिन को इसके ऊपर काम किया, इसके एक्ट किया और इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। एंजियोटेंसिन 1 क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। फिर क्या हुआ, फिर ये एंजियोटेंसिन 1 ब्लड के थ्रू जब हमारे लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एसी एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। फिर इस एंजाइम ने क्या किया, इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया, ये अभी एक्टिव फॉर्म में हो गया। फिर क्या होगा, जिस एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट बन जाता है तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये मसल्स के जो वॉल्स होते हैं उनको स्मॉल करता है, मतलब आर्टरीज को बिल्कुल आर्टरीज को स्मॉल कर देता है, टाइट कर देता है, कंस्ट्रक्ट कर देता है। और जब आर्टरीज कंस्ट्रक्ट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन आल्सो ट्रिगर यूर द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज द एल्डोस्टेरोन एंड यूर द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड इसको एडीएच कहते हैं। देखो फिर एक तो एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट कर दिया और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा। उसके साथ साथ एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को भी, जो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसको भी स्टिमुलेट करता है। जैसे वो स्टिमुलेट होता है तो वो एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं। ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन उसके साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको हम एडीएच कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जैसे रिलीज, इसको दूसरा नाम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, एडीएच को। वेजोप्रेसिन ये एडीएच क्या करता है, ये आता है हमारी किडनी को, कहते हैं कि भाई आपने क्या करना है, सोडियम की रिटेंशन काज कर देनी है, सोडियम को बाहर जाने नहीं देना। जब सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो वाटर भी बाहर नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से जो पानी की कमी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर किडनी क्या करती है, यूरिन आउटपुट कम कर देती है, सोडियम को रोकती है और जिसकी वजह से फिर इंसान को प्यास भी ज़्यादा लगती है, पानी पीता रहता है और उसके जो फ्लूइड की जितनी मिकदार होनी है वो नॉर्मल लेवल तक आ जाती है। आगे 5 स्टेप में बताया कि ट्रिगर द एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच काज यूर द किडनी टू रिनाइन सोडियम, एल्डोस्टेरोन आल्सो काज यूर द किडनी टू रिलीज एक्सीड पोटाशियम थ्रू योर यूरिन। एक तो उसने किडनी को कहा कि भाई आपने सोडियम को रोकना है और पोटाशियम को निकालना है। किडनी जब सोडियम को रोकेगी तो पानी भी रुकेगा, बॉडी के अंदर अगर डिहाइड्रेशन है वो नॉर्मल हो जाएगा। एक रास सिस्टम का एक तरीकाकार ये है। दूसरी यहाँ पर लिखा है कि रास सिस्टम जो है, द इंक्रीज द सोडियम इन यूर द ब्लड स्ट्रीम काज वाटर रिटेंशन, इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर थ्रू द कंप्लीटिंग इन द रेनाइन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जब ये सोडियम रोकेगा और पानी रुकेगा और बॉडी के अंदर जो फ्लूइड की कमी थी वो नॉर्मल हो जाएगी, यूरिन आउटपुट कम होगा, थ्रस्ट भी ज़्यादा लगेगा, लोग ज़्यादा पानी भी पिएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो जो ब्लड वॉल्यूम जितनी कमी है वो नॉर्मल हो जाएगी, तो फ्लूइड नॉर्मल होगा, तो यहाँ पर रास सिस्टम जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में एक पॉइंट बताया कि ये रेनाइन सिस्टम जो है, रेनाइन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उस ये काम सारा तो करता है, उसके साथ साथ कुछ किस्म के हार्मोन को भी एक्टिवेट करता है, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड, एस्ट्रोजन और थायराइड हार्मोन, इनको भी उसके साथ स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है। ये हमारा लास्ट में हमने जब पढ़ा 8 मिनट 9 मिनट हमने लगाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, अभी है वाटर एक्सक्रीशन, पानी को बाहर निकालने का सिस्टम। पहले तो पानी की कमी थी, उसको रोकना था, अभी पानी को बाहर निकालना है। तो पानी को जब बाहर निकालना है तो इसके लिए भी एक तरीकाकार होता है। ये एक किस्म का पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसको हम आर्ट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं। ये कब स्टिमुलेट होता है, ये हमारा जो हार्ट होता है ना, हार्ट, मिसाल के तौर पर ये एक हार्ट के दो ये हार्ट है, ठीक है,
मिसाल के तौर पर एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये आपका हार्ट है, तो हार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा आर्टरिया, इसमें होता क्या है, यहाँ पर जब बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर इस आर्टरिया को ज़्यादा स्ट्रेच, ज़्यादा मतलब यहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा आ गया, तो आर्टरिया क्या होगा, एक साइड को आर्टरिया कहा जाता है, दोनों साइड को आर्टरियम कहा जाता है। आर्टरियम में क्या होगा, तो ये पुल जाएगा, जब पुल होगा स्ट्रेच होगा, तो स्ट्रेच होने की वजह से ये हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है। ये हार्मोन रिलीज़ होता है, ये क्या करता है, इसका भी काम क्या है, जिसको पता लग जाता है कि भाई बॉडी के अंदर हार्ट के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा है, ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, फ्लूइड को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा उसको ज़रा समझते हैं। आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड is a hormone secreted from the right atrium is response to arterial stretch from the hypervolume as well as in response to hypertension, ठीक है। एक आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो मैंने अभी सारी बात की वही यहाँ पर लिखी है। Since is its discovery in the early 1980, ये मतलब इसको ये फर्स्ट टाइम इसको जब इंट्रोड्यूस किया इस हार्मोन के हवाले से जब बात हुई, तो ये 1980 को ये इसके हवाले से बात हुई, डिस्कवर हुई ये कहानी। अच्छा, सब्सटेंस डिस्कवर द अदर ये क्या है, देयर हैव सबक्वेंट डिस्कवरीज ऑफ द अदर नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड इंक्लूड ब्रेन। अच्छा, इसके साथ ये तो हुआ है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी हार्मोन का भी पता लगा है 1980 में जब इसकी तशख़ीस हो रही थी। तो एक दूसरा हार्मोन जिसको ब्रेन या बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं, ये हमारे जो वेंट्रिकल होते हैं यहाँ इसकी वजह से निकलता है। जब ये वेंट्रिकल स्ट्रेच होते हैं तो वो ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, बी टाइप। फिर यहाँ पर लिखा है कि वे सी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये जो सी टाइप ये जो ANP मतलब जो आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और ये जो बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये दोनों जो होते हैं ये आपके जो कार्डियोमायोसाइट्स होते हैं। कार्डियोमायोसाइट मतलब कार्डियो कहते हैं हार्ट को, मायो कहते हैं मसल्स को, साइट कहते हैं सेल। जो हार्ट के मसल के जो सेल्स होते हैं वहाँ से रिलीज़ होता है। ये भी हार्ट का मसल का सेल है, ये भी हार्ट का मसल का सेल है। जो ANP वाला टाइप है वो आर्टरी से रिलीज़ होता है, और जो BNP वाला टाइप है वो वेंट्रिकल से रिलीज़ होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे लिखा हुआ है क्या होगा, अच्छा, फिर इस CNP टाइप की बात हो रही है। तो ये CNP टाइप जो होता है ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये वहाँ से उनके जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल टिश्यू वहाँ से ये रिलीज़ होता है, ठीक है। ANP एंड BNP हैव अ डेमोन्स्ट्रेट एंड प्रॉपर्टीज लीडिंग टू वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज इन द नाइट्रोयूरेसिस डायूरेसिस एंड द एंटीफाइब्रेटिक एंड एंटी हाइपरट्रोफिक इफेक्ट विद इन द हार्ट। देखो अभी ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाई, ये जो ANP और BNP ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, लीड करते हैं वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन मतलब ये जैसे ये रिलीज़ होते हैं, ये ब्लड वेसल को, आर्टरीज को डायलेट कर देते, खोल देते। जैसे ब्लड वेसल की साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, मिसाल के तौर पर ब्लड वेसल की साइज़ इतनी थी, ये जब रिलीज़ होते हैं तो ब्लड वेसल की साइज़ को बढ़ा देते हैं। तो जब ब्लड जाते हैं तो उसके अंदर प्रेशर भी कम हो जाता है, एक काम ये करते हैं। दूसरे इंक्रीज़ द, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, नाइट्रोयूरेसिस मतलब जो सोडियम है उनको भी बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, और डायूरेसिस जो फ्लूइड है उनको भी किडनी के थ्रू बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। और जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वे एंटीफाइब्रेटिक एंड एंटी हाइपरट्रोफिक इफेक्ट विद इन हार्ट। और उसके साथ साथ ये तो भाई एक तो उसने वेजोडाइलेशन कर दिया, दूसरे से नाइट्रोयूरेसिस मतलब जो सोडियम है उनको भी बाहर निकालना शुरू कर दिया, डायूरेसिस वाटर को भी बाहर निकालना शुरू कर दिया। ये इन ANP और BNP ने ये दोनों काम कर दिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये हार्ट के ऊपर भी थोड़ा इफेक्ट करता है। एंटीफाइब्रेटिक हार्ट को भी थोड़ा सा सख्त सा कर देता है, और क्या कर देता है, एंटीफाइब्रेटिक और एंटी हाइपरट्रोफिक हार्ट के साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देता है टेम्प्रेरी तौर पर, ताकि ये चीज़ें जो है ये जो ब्लड वॉल्यूम है थोड़ा सा कम हो जाए और हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड है वो कम हो जाए। तो इन तरीक़ों से ये क्या करता है, पानी को बाहर निकालता है ताकि ब्लड वॉल्यूम कम हो। एक वेजोडाइलेशन कर दिया, नाइट्रोयूरेसिस कर दिया और डायूरेसिस, ठीक है। दो सिस्टम हमने यहाँ पर डिस्कस के लिए, इसको ब्रीफली डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप लोग को वो कॉन्सेप्ट और सीनियर समझ में आ सके। अच्छा, फ्लूइड इम्बेलेंसेस की बात करें, देखो फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर इम्बेलेंसेस की बात हो रही है। यहाँ पर 5 किस्म के 5 टाइप ऑफ फ्लूइड इम्बेलेंसेस होते हैं, फ्लूइड का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। नंबर 1 जिसको एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, मतलब जो सेल के सराउंडिंग, मतलब ये सेल है, ठीक है,
इनके सराउंडिंग में जो ये फ्लूड है इनका कम हो जाना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड वॉल्यूम डिफिसिट। फिर लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड वॉल्यूम एक्सेसिव। एक अगर ये कम हो जाए तब भी एबनॉर्मलिटी है, अगर ये बढ़ जाए, ये फ्लूड वॉल्यूम बढ़ जाए ये सेल के सराउंडिंग में, तब भी एबनॉर्मलिटी है। तो दो तरीके से एबनॉर्मल बताया गया। फिर क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड वॉल्यूम शिफ्ट, या फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का जो वॉल्यूम है वो शिफ्ट हो जाए, मतलब सेलों से निकलकर ब्लड वेसल्स के अंदर मूव हो जाए। या मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। मिसाल के तौर पर यह भी सेल है, ठीक है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है, ठीक है, शिफ्ट की एग्जांपल है, ये ब्लड वेसल है। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के ये सेल के सराउंडिंग में पानी ये सारा शिफ्ट हो जाए, ब्लड वॉल्यूम में चला जाए, वेसल्स के अंदर चला जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड शिफ्ट। या इसका पानी जो ब्लड वेसल का यहाँ पर आ जाए तो ये इसको कहा जाता है। फिर अभी दूसरी बात है इंट्रासेलुलर फ्लूड वॉल्यूम एक्सेसिव, सेल के अंदर ब्लड फ्लूड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाना, या सेल के अंदर ब्लड वॉल्यूम जो है फ्लूड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाना, फ्लूड वॉल्यूम। तो ये 5 किस्म के इम्बेलेंसेस के हवाले से बात हो रही है। आगे डिस्कस करते हैं इसके हवाले से। अच्छा, पहला है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड वॉल्यूम डिफिसिट, मतलब सेल के जो बाहर वाला पानी है, ये सेल के बाहर जो हिस्सों में पानी है इसका कम हो जाना। वे इन कॉमनली कॉल्ड इसको डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। इज अ डिक्रीज द इंट्रावेस्कुलर एंड इंटस्टिशियल फ्लूड। एक तो इंटस्टिशियल फ्लूड सेल के सराउंडिंग या वेसल के जो ब्लड वेसल है इनके अंदर फ्लूड इनका कम हो जाना, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट कहा जाता है। गोल क्या होता है हमारा? रिस्टोर फ्लूड वॉल्यूम, रिप्लेस इलेक्ट्रोलाइट्स, एलिमिनेट काज ऑफ द फ्लूड वॉल्यूम डिफिसिट। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा डिहाइड्रेशन के साथ हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर क्या करता है? उसको फ्लूड वॉल्यूम लगाता है। उसका गोल ये होता है कि भाई इसको फ्लूड लगाया जाए ताकि इसके फ्लूड नॉर्मल हो जाए। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स कम है तो इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाए और नॉर्मल हो जाए, तो उसको नॉर्मल करने का हमारा गोल होता है। अच्छा, ये क्या हो गया? हाँ, ये अच्छा 3 टाइप्स ऑफ द यहाँ पर लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड वॉल्यूम डिफिसिट की बात हो रही है। एक होता है हाइपर ऑस्मोलर फ्लूड वॉल्यूम डिफिसिट, हाइपरटोनिक, इसको दूसरा हम हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। ये तीनों को जहन में रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हाइपर ऑस्मोलर फ्लूड वॉल्यूम डिफिसिट या हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन डिफिसिट, इसमें क्या होता है? इसमें अगर किसी को डिहाइड्रेशन है तो इसमें क्या होता है? वाटर जो होता है इसका लॉस ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर एक बंदे को डिहाइड्रेशन है, वो डिहाइड्रेशन में सिर्फ इसके फ्लूड कम हुआ है, वाटर की कमी ज़्यादा हुई है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है उसके अंदर हमने देखा कि भाई 5 लीटर जो है वो पानी की कमी हुई है, पानी 5 लीटर कम है, और इलेक्ट्रोलाइट्स कम दे के बिल्कुल मतलब मिनिमम में मतलब 1% इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है, तो हमें पता लग जाता है भाई वाटर ज़्यादा लूज हुआ है। जब वाटर ज़्यादा लूज हुआ है और इलेक्ट्रोलाइट्स कम लूज हुए हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइपर ऑस्मोलिक फ्लूड वॉल्यूम डिफिसिट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को एग्जांपल की समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट क्या करे? बोले फ्लूड मूव फ्रॉम द इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट इनटू द प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूड स्पेस काजिंग अ सेलुलर डिहाइड्रेशन। मुझे एक बात बताएं, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक टिशू है, ठीक है, और इसके अंदर ये सेल्स मौजूद है, ठीक है, और ये एक बार का एनवायरनमेंट, बार की जगह है, ठीक है, और यहाँ पर भी फ्लूड मौजूद है, ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स है। अब मुझे बताएं कि जब एक बंदे को फ्लूड ज़्यादा लॉस है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे, तो जब फ्लूड ज़्यादा लॉस होगा तो यहाँ पर क्या होगी? फ्लूड ज़्यादा लॉस होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर तो इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन होगी वो बढ़ जाएगी, और जो सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो तो कम है, तो फिर क्या होगा? जो फ्लूड जो है वो यहाँ से मूव होगा, सेल से बाहर निकलेगा और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आना शुरू हो जाएगा। जब फ्लूड क्यों आएगा यहाँ पर? क्योंकि इस वजह से यहाँ पर जो सेल के सराउंडिंग जो फ्लूड था वो तो चला गया, वो फ्लूड तो सारा का सारा चला गया,
लेकिन उसमें फ्लूइड जाने की वो तो चला गया, लेकिन वहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स तो मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइट्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की तादाद कम, बाहर ज़्यादा, तो फिर फ्लूइड क्या करता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो सेल से बाहर आना शुरू हो जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आना शुरू हो जाता है। तो जब सेल से बाहर फ्लूइड आएगा तो सेल क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल था आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या है दूसरा, ये आइसोओस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट एंड आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। सिंपल अल्फाज, अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों सेम मिकदार में लॉस हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ये कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। मिसाल के तौर पर 5% फ्लूइड लॉस हुआ है, ठीक है, और जो 5% है वो आपका अल्लाह भला करे, आपका ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये लॉस हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहलाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें लाजमी बात है जब फ्लूइड भी एक मिकदार में कम है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी एक मिकदार में कम हुआ है, तो कोई शिफ्टिंग तो नहीं होगी, लेकिन हाँ जो ब्लड वॉल्यूम हो, सर्कुलेशन जो होती है, ब्लड सर्कुलेशन जो हो रही है वो कम होगी। फ्लूइड कम होगा तो सर्कुलेशन कम होगी, ब्लड जो टिश्यू है वहाँ तक जो फ्लूइड के मिकदार जाना है वो भी कम हो जाएगा, तो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट हमारे पास है हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। ये बिल्कुल ऑपोजिट है वन वाले के, वहाँ पर वाटर का ज़्यादा लूज हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़्यादा लूज हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट लॉस इन ग्रेटर देन द फ्लूइड, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो है, आप मान लें इलेक्ट्रोलाइट जो है 5% जो है वो लॉस हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट 5% लॉस हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर जो है 1% या 2% वाटर जो है लॉस हुआ। तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रोलाइट की लॉस है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड मूव फ्रॉम द प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस इनटू द सेलुलर कंपार्टमेंट काजिंग द प्लाज्मा वॉल्यूम एंड डिफिसिट एंड द सेल टू स्वेल। सेम एज इट इज़ अपोजिट जो कहानी मैंने बताई थी, पहले सेल से क्या हो रहा था, बाहर आएगा, तो अभी जहन में रखना, जब बाहर सेल के बाहर वाले इलाके में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ज़्यादा हो जाए और आप इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ज़्यादा हो गई, और तो आप मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊँ एग्जांपल के साथ, तो और क्लियर एग्जांपल होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये सेल है, ठीक है, यहाँ पर भी सेल है, यहाँ पर सेल के बाहर जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है 5% मौजूद है, ठीक है, और नॉर्मली सेल के अंदर भी 5% मौजूद है। दोनों एग्जांपल के तौर पर 5% दोनों जगह पर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, और यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई भाई, लॉस होना शुरू हो गया, यहाँ पर 1% पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एक मिनट थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो, अच्छा देखो जहन में रखना, मैं इससे शायद आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन मैं आपको आसान एग्जांपल से समझा दूं। यहाँ पर क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा लॉस होंगे और फ्लूइड जो है वो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी ज़्यादा होगी, तो फ्लूइड जो है वो मूव करेगा, जो बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड था, और जो या क्या कहते हैं कि प्लाज्मा साइड पर जो मतलब जो ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद था, तो वो वहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि सेल के अंदर आप जहन में रखना, अगर सेल के बाहर वाले हिस्से यहाँ पर फ्लूइड जो इलेक्ट्रोलाइट जो 5% थे, यहाँ पर भी 5% है, तो यहाँ पर अगर ये 5% वाला डिक्रीज़ हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स 2% पे आ जाए, तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की तादाद सेल के अंदर ज़्यादा हो गई, बाहर कम हो गई। तो हमें ये एक रूल है कि जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स या सोडियम इन चीज़ों की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो पानी कम कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सेल के सराउंडिंग में फ्लूइड है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। जब सेल के अंदर जाएगा तो सेल के साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर के सेल स्वेल हो जाएगा। तो ये अपोजिट है, 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। तो ये एक माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर तीन इसके ग्रेड है। माइल्ड, अगर किसी के इंसान के अंदर 1 से लेकर 1 to 2 लीटर ऑफ वाटर या 2% ऑफ द बॉडी वेट उसका लॉस हो जाए, या 1 से 2 लीटर वाटर या 2% उसका बॉडी वेट लॉस हो जाए, तो उसको माइल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट कहा जाता है। फिर इसका अगर 3 to 5 लीटर कम हो जाए या 5% वेट कम हो जाए तो इसको मॉडरेट, और फिर अगर 5 to 10 लीटर या 8% तो ये सीवियर। तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी,
फिर ये अगर फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है जो फ्लूइड जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट के साथ है, सेल के बाहर वाले हिस्से जो जहाँ पर पानी है और ब्लड वॉल्यूम के अंदर जो पानी है, तो उनके अंदर जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा का जो पानी है अगर उनमें कमी है तो उनके अंदर फिर हम असेसमेंट कैसे करते हैं, तो उनमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। लाजमी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड अगर कम हुई तो उनके अंदर ये भी साइन सिम्टम मौजूद होंगे। उसके कार्डिक अगर आप देखेंगे तो उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, पल्स रेट ज़्यादा होंगे। लाजमी बात है जब फ्लूइड की कमी होगी तो अब क्या होगा, पल्स रेट ज़्यादा होगा, हार्ट को ज़्यादा वर्क काम करना पड़ेगा तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा। डिक्रीज भी ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन होगा। ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं मतलब आप सडन जब पोजीशन चेंज करते हो, पोजीशन चेंज होने की वजह से और आपका बीपी सडन आई थिंक मेरे ख्याल में 10 to 15% डिक्रीज़ हो तो उसको हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन के लिए कहते हैं, पोजीशन चेंज होने की वजह से। डिक्रीज़ द CVP डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका डैमेज द पेरिफेरल पल्स, ठीक है, जो पेरिफेरल पल्सेस है वो भी कम हो सकते हैं क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम कमी होगी तो ये सारे साइन होंगे। इसी तरह रिस्पायरेटरी अगर हम उसके साइन सिम्टम देखेंगे तो उसमें क्या हमें साइन मिलेगा, हार्ट रेट इंक्रीज़, जो इसका ब्रेथ सांस लेने का जो अमल है ब्रेथ रेट है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ होगा और इसको डिसिप्लिन मतलब सांस लेने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस होगी। न्यूरोमस्कुलर की अगर हम बात करें तो डिक्रीज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी फ्रॉम द लेथार्जी और द कोमा। लाजमी बात है ब्लड वॉल्यूम की कमी होगी तो उसका इफेक्ट जो न्यूरोमस्कुलर टिश्यूज़ के ऊपर भी पड़ता है। ये तमाम उसके साइंस सिम्टम है, इसको आप एक दफ़ा देख लें, ठीक है। ये वही है मतलब जब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड डिफिसिट होगी तो उसके साथ ये सारे साइंस सिम्टम मौजूद होंगे। अच्छा, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो माइल्ड फ्लूइड वॉल्यूम लॉस कैन बी कोरिलेट विद द ओरल फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अगर माइल्ड किसी को डिहाइड्रेशन हो तो आप उसको ओरल फ्लूइड के हवाले से बता सकते हो कि भाई आप ओरल फ्लूइड इस्तेमाल करें तो आपका माइल्ड डिहाइड्रेशन कवर हो जाएगी। अच्छा, फिर दूसरे के इफ़ अ क्लाइंट टॉलरेट सॉलिड फ्लूइड एडवाइस टू टेक। अगर एक शख्स जो है वो मतलब खुराक भी का पी रहा है तो उसको आपको कह दें कि भाई आप 12 से लेकर 1500 ml तक फ्लूइड इस्तेमाल करें। अगर एक शख्स खुराक वगैरह नहीं का पी रहा, सिर्फ पानी पी रहा है तो उसको 2500 ml से लेकर मतलब ज़्यादा 2500 ml से आपने ज़्यादा उसको पानी इंटेक करना है 24 आवर के अंदर। और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी देखना है, मोनीटर करना है, अगर कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो तो वो भी आपने पूरी करनी है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाइपोटोनिक IV सोल्यूशन सच एज 5% डिस्ट्रोज इन या 0.2% सिलाइन। ये हाइपोटोनिक IV सोल्यूशन दे सकते हैं अगर कोई पेशेंट जो है हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के साथ हो तो, ठीक है। इफ़ द डिफिसिट हैज़ एक्सेड फॉर मोर देन 24 आवर, avoid the rapid correlation of fluid sodium and अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई उसको जो डिहाइड्रेशन है वो अगर 24 आवर से ज़्यादा टाइम हुआ है तो आपने एकदम उसके सोडियम के लेवल को मेंटेन नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता इसने थोड़ा सा तरीके से, ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। अगर मैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ तो कम से कम 5 to 10 मिनट से ऊपर इसके ऊपर लग जाएंगे। अगर आप ये मेरे एक एडवाइस है, आप लोग इस पॉइंट को लाजमी सर्च भी करें, ये आप लोग एक प्रॉपर तरीक़ाकार है क्योंकि ये इसलिए सोडियम जो है वो एकदम उसको डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता, मतलब फ़ौरन एकदम उसके सोडियम लेवल को इसलिए नहीं मेंटेन किया जाता क्योंकि फिर ब्रेन के टिश्यू है वो उसके ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। वो किस तरह इफ़ेक्ट पड़ता है, वो एक प्रॉपर सिन्यूरी है एक बड़ा सा, उसको समझना फिर इसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप लाजमन इसको एक दफ़ा देखें। अच्छा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव की बात करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाए, पहले कमी की बात हो रही थी अब बढ़ने की बात हो रही है, ठीक है। फिर इंक्रीज फ्लूइड रिटेंशन इन द इंटरविस्कुलर इंटरस्टिशियल स्पेस। लाजमी बात है जब दो जगहों पर या विस्कुलर या इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड इंक्रीज़ हो जाए तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव कहा जाता है। अच्छा, और ओवर डिहाइड्रेशन और फ्लूइड ओवरलोड भी इसे कहा जाता है। गोल क्या होता है कि भाई फ्लूइड को क्या करना है, आप लोगों ने रिस्टोर फ्लूइड बैलेंस, करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस और एलिमिनेट
और कंट्रोल द अंडरलाइनिंग काज। इसमें यह देखा जाता है कि ये फ्लूइड क्यों कम है, क्यों इतना ज़्यादा है, किस वजह से ज़्यादा है। अंडरलाइन जो काज है उसको देखा जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। फ्लूइड अगर ज़्यादा है तो उसको बैलेंस रिस्टोर किया जाता है, फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है ताकि वो रिस्टोर लेवल पर आ सके। अच्छा, ये फिर 3 तरीके बताए। आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन मतलब फ्लूइड का बढ़ जाना, फिर उसके भी फर्दर 3 टाइप बताए गए हैं। एक होता है आइसोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन, दूसरा है हाइपोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन और तीसरा है हाइपोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन। ये ओवर डिहाइड्रेशन के 3 टाइप्स बताए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट को आइसोटोनिक को हम आइसोटोनिक के सेम नाम से पता लगे, इसको हाइपरवोलीमिया भी कहा जाता है। आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेसिव फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है वहाँ पर अगर फ्लूइड की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए तो इसको आइसोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन कहते हैं। ओनली द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट इज एक्सपेंडेड, द फ्लूइड डज नॉट शिफ्ट बिटवीन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर जो कंपार्टमेंट होते हैं, सेल के बाहर वाले हिस्से जो होते हैं वहाँ पर फ्लूइड बढ़ जाता है, न शिफ्ट जो फ्लूइड है वो शिफ्ट नहीं होता है, ना सेल के अंदर जाता है ना सेल से बाहर आता है, बस फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कंपार्टमेंट है वहाँ बढ़ जाता है। काज अ सर्कुलेटरी ओवरलोड एंड द इंटरस्टिशियल एडिमा, इसकी वजह से एडिमा भी हो सकता है। क्लाइंट विद द पुअर कार्डिक फंक्शन, लाजमी बात है। हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा कैन रिजल्ट, इसकी वजह से ये सारी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, हाइपोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन की बात करें तो हाइपोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन जो होता है ये मतलब बहुत ज़्यादा रेयर होता है। ये तब होता है जब कोई ज़्यादा सोडियम इनटेक इस्तेमाल करे या सोडियम वाली चीज़ें या ऐसा फ्लूइड उसको लगाया जाए जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से होता है। सोडियम का लेवल जब बढ़ जाता है उसको हाइपोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन, मतलब लाजिम बात, जब बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो पानी की रिटेंशन होगी तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, कमतर होता है। Fluid is drawn from the intercellular fluid compartment and the extracellular fluid volume expand and the intercellular fluid volume contract, ठीक है। दूसरी बात लास्ट में है हाइपोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन दूसरा हम उसको नाउन एज वाटर इंटॉक्सिकेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हाइपोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन को दूसरा नाम वाटर इंटॉक्सिकेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या हो जाता है, जो एक्सेसिव फ्लूइड मूव इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस एंड ऑल बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट एक्सपेंड। ये जो फ्लूइड होता है जो इंटरसेलुलर स्पेस में भी चला जाता है और जो जितने भी कंपार्टमेंट है वो फुल हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस एक और रिजल्ट फ्रॉम द डाइल्यूशन की वजह से, ठीक है। अच्छा, इसको सिंपल से अगर आप देखेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई इतना कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं नहीं कि मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल समझाऊँ या कॉन्सेप्ट के हवाले से क्लियर करूँ। तो सिंपल से पॉइंट है वो बताए गए हैं कि भाई हाइपोटोनिक ओवर डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, तीनों टाइप हाइड्रेशन के हैं, ओवर हाइड्रेशन के, तो वो कौन कौन से किस किस तरीके से होते हैं वो बताए गए हैं। अच्छा, एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये किसकी वजह से हो सकता है, मतलब जो फ्लूइड एक्सेसिव एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एक्सेसिव किस वजह से हो सकता है। हार्ट फेलियर, रीनल डिसऑर्डर और लीवर के अगर कोई ख़राब वगैरह हो जाए, लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर, इंक्रीज द इंजेक्शन ऑफ द हाई सोडियम फूड। ऐसे फूड का मतलब ज़्यादा सोडियम हो, सोडियम ज़्यादा होंगे तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी तो फ्लूइड एक्सेसिव होगा। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आईवी फ्लूइड कंटेनिंग सोडियम, ऐसे कोई फ्लूइड वगैरह हो, मतलब आईवी फ्लूइड ऐसा हो जिसमें ज़्यादा सोडियम हो। सेम कहानी है कि भाई वो वाटर रिटेंशन काज करेगा। इलेक्ट्रोलाइट फ्री आईवी फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड हो जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ना हो, डायरेक्ट वो लगाया जाए। सेप्सिस वगैरह या लिम्फेटिक एंड वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी वजह से भी हो सकता है। क्वेश्चन सिंड्रोम, या ये तमाम जो है ये काज और रिस्क फैक्टर है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एक्सेसिव होने के। ये असेसमेंट है, सेम वही कहानी है कि भाई अगर एक बंदा है उसको अगर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एक्सेसिव है, ज़्यादा है, एक्स्ट्रा सेल के जो बाहर जो फ्लूइड है वो एक्सेसिव है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो उसमें हमें साइन सिम्टम क्या मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगे, तो उसके हवाले से बात हो रही है। बाउंडिंग, इंक्रीज पल्स रेट, एवोलेट बीपी, डिस्टेंट नेक एंड हेड वेन्स, हैंड वेन्स, एवोलेट सीवीपी, respiratory increase rate, shallow respiratory,
मॉइस्ट एंड क्रिकल एंड अस्कल्टेशन। जब आप उसको अस्कल्टेशन करोगे, स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुनोगे, तो आपको एक क्रिकल साउंड सुनाई देगा उसके ऊपर, क्योंकि उसमें होता क्या है, जो फ्लूइड जो होता है वो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो एल्वुलाई जो होती है ना, लंग्स के टिश्यू और एल्वुलाई, वहाँ पर एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से क्रिकल साउंड वगैरह वहाँ से आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो जाता है, अल्टर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, LOC कहते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को कहते हैं। ये LOC की बात करते हैं, ये इसमें क्यों होता है, क्योंकि जब फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये कुछ फिर होता क्या है, क्योंकि ये ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं उसको भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से। हेडेक भी हो सकता है, पेरेस्थीसिया भी हो सकता है। अच्छा, क्या होता है, रीनल इंक्रीज द यूरिन आउटपुट। इसमें लाजमी बात है, जब किडनी पर क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट ज़्यादा निकालना शुरू कर देती है। इफ़ किडनी इज़ डैमेज डिक्रीज द आउटपुट। फॉर एग्जांपल, अगर शख्स का किडनी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है ना, तो आपको हमने लास्ट में बताया था कि भाई वो एक रास सिस्टम के हवाले से हमने बात की, एक दूसरे सिस्टम की हमने बात की थी, तो उसमें हमने कहा था एक एक्सक्रीशन सिस्टम जो वो एक्टिवेट होता है, वो किडनी को कहते हैं कि भाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम निकालना है, वाटर निकालना है, तो फिर वो निकालते हैं तो पानी की कमी होती है। लेकिन उसमें ये लिखा है कि भाई उसका यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर उसको किडनी का मसला है तो यूरिन आउटपुट कम भी हो सकता है। इंटीग्यूमेंट्री में बताया कि पिटिंग एडीमा भी हो सकता है। लाजमी बात, आप किसी ऐसे पेशेंट को देखो जिसको फ्लूइड ज़्यादा, तो पिटिंग एडीमा कहते हैं जब आप उसको किसी पैर वगैरह पर आप प्रेस करते हो और वहाँ पर एक खड्डा सा बन जाता है उस प्रेस होने की वजह से, और फिर वो खड्डा स्लो बैक ऊपर आता है, तो उसको जब उसके स्किन के ऊपर या इसके अंदर जो खड्डा बन जाता है उसको पिटिंग एडीमा कहा जाता है। ये एक निशानी होती है उसकी। ये तमाम साइन सिम्टम हैं, वो आप उसको देख सकते हैं। लेबॉर्ट्री की अगर देखेंगे तो जब आप लेबॉर्ट्री टेस्ट करेंगे तो उसका जो ऑस्मोलरिटी होगी वो डिक्रीज़ होगी, हेमाटोक्राइट्स डिक्रीज़ होंगे जब CBC आप करेंगे, सीरम सोडियम देखेंगे वो भी डिक्रीज़, और डिक्रीज़ द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैनेजमेंट की बात करें तो भाई इसमें डायूरेटिक्स दी जाती है। डायूरेटिक्स ऐसे ड्रग्स को कहते हैं कि यूरिन आउटपुट को ज़्यादा करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ जाए और वो जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम वगैरह, और जो फ्लूइड है वो कम हो जाए। अच्छा, पीपल विद CHF कोरोनरी हार्ट फेलियर वे ACE इनहिबिटर एंड लो डोज ऑफ द बीटा ब्लॉकर। अगर फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट का मसला होता है तो फिर ACE इनहिबिटर अगर उसको दी जाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो इनहिबिटर होते हैं, अगर आप उसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वाले जो इनहिबिटर रहते हैं या बीटा ब्लॉकर, उसको कम दिया जाता है तक, क्योंकि उसको कार्डिक इशू की वजह से, क्योंकि उसके कुछ रिसेप्टर जो होते हैं हार्ट के ऊपर भी मौजूद होते हैं, तो अगर आप उसको BP कम करने के लिए, फ्लूइड निकालने के लिए देते हो तो उसकी वजह से उसके हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट करता है। लो सोडियम डाइट, मॉनिटर द कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, न्यूरोमस्कुलर, रीनल, इंटीग्यूमेंट्री एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल स्टेटस। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने उसमें देखनी है। मैनेजमेंट बताया गया है, आप 1 टाइम इसको रीड करेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई इस तरह कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं, जहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है वहाँ मैं एक डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि आप लोग खुद देख सकते हो, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको भी कवर करूँ, लेकिन ये सिंपल से पॉइंट है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तकरीबन 40 मिनट तक चली जाएगी। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम शिफ्ट की अगर हम बात करें, अभी ये फ्लूइड वॉल्यूम शिफ्ट की बात हो रही है। ठीक है, थर्ड स्पेसिंग, हमने थर्ड स्पेसिंग के हवाले से हमने बात भी की थी कि भाई ऐसी जगह उसका शिफ्ट हो जाना कि जो नॉर्मल सर्कुलेशन से हट के किसी और जगह जब फ्लूइड का शिफ्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड स्पेसिंग या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम शिफ्ट कहा जाता है। फ्लूइड शिफ्ट इनटू द सर्टेन स्पेस एंड रिमेन देयर इज कॉल्ड एज अ थर्ड स्पेस फ्लूइड। कॉमन साइट आर द पेरिफेरल कैविटी, प्लूरल कैविटी एंड पेरिकार्डियल सेक। ठीक है, मतलब नॉर्मल सर्कुलेशन से फ्लूइड का हट जाना, दूध पेरिटोनियल कैविटी में जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पर आ जाना, या प्लूरल कैविटी लंग्स के जो कैविटी है वहाँ पर आ जाना, या हार्ट के सराउंडिंग आ जाना, तो हार्ट के जो पेरिकार्डियल सेक है उसके सराउंडिंग आ जाना। तो ये नॉर्मल सर्कुलेशन से हट के दूसरी जगह, इसको थर्ड स्पेसिंग कहा जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, क्रशिंग इंजरी या मेजर टिश्यू ट्रॉमा, उसकी वजह थर्ड स्पेसिंग में, मतलब इन जगहों पर क्यों फ्लूइड आते हैं, वजह क्या है थर्ड स्पेसिंग में आने, तो उसकी वजूहत बताई गई है कि भाई कोई मेजर इंजरी या ट्रॉमा हो जाए, या मेजर सर्जरी हो, या एक्सटेंसिव कोई जल वगैरह जाए बहुत ज़्यादा, एसिड बेस इम्बेलेंस हो जाए, या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, सिप्सिस इन्फेक्शन हो जाए,
ठीक है, या पेप्टिक अल्सर वगैरह हो, या इंटस्टिशियल ऑब्स्ट्रक्शन, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हाइपर ब्लूरुबिनीमिया, हाइपो एल्बुमिनीमिया। देखो हाइपो कहते हैं कम को, एल्बुमिन कहते हैं ये प्रोटीन, इनीमिया मतलब ब्लड के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन की कम होने की वजह से भी ये होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, स्किन पेलर, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, वीक एंड रैपिड पल्स, हाइपरटेंशन, ओलिगोयूरिया। ठीक है, यूरिन आउटपुट भी कम होगा। ओलिगोयूरिया एक टर्मिनोलॉजी है, इसमें यूरिन आउटपुट कम होना उसको कहते हैं। डिक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, यहाँ पर है कि लैब इन्वेस्टिगेशन में करेंगे तो एवेलुएट द हेमाटोक्राइट एंड बर्न लेवल। टेस्ट करेंगे तो CBC में देखेंगे हेमाटोक्राइट जो है वो ज़्यादा आएगा उसका। मैनेजमेंट की बात करिए, शिफ्ट मैनेजमेंट की अभी बात हो रही है। वे ट्रीट द काज, फॉर एग्जांपल किस काज की वजह से भाई ये फ्लूइड शिफ्ट क्यों है, कौन सी काज है, वजह क्या है, उस काज को आपने ख़त्म करना है। फॉर बर्न एंड टिश्यू इंजरी, लार्ज वॉल्यूम आइसो ऑस्मोलर IV फ्लूइड इज एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई इंसान जल गया है, कोई टिश्यू इंजरी हो, तो भाई आपने उसको आइसो ऑस्मोलर IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना है। एल्बुमिन की वजह से हुआ, जैसे अभी हमने पढ़ा, तो आपने उसको एल्बुमिन वगैरह जो प्रोटीन है वो एडमिनिस्टर करना है। IV फ्लूइड इनटेक इज़ मेंटेन आफ्टर द मेजर सर्जरी, मेंटेन ए किडनी परफ्यूजन। IV फ्लूइड भी आपने उसको मेंटेन करना है ताकि जो किडनी का अपना फंक्शन है वो भी मेंटेन है, प्रॉपरली फ्लूइड किडनी तक भी पहुंचे और किडनी अपना काम करता रहे। कार्डियोसिंथेसिस, इफ़ अ पेरिकार्डाइटिस इज रिजल्ट। अगर फॉर एग्जांपल किसी को पेरिकार्डाइटिस हो, जो पेरिकार्डियम है, अगर वहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो, तो वहाँ पर उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पर फ्लूइड वगैरह आना, उसकी वजह से भी फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाती है। तो फिर ये एक पेरिकार्डियोसिंथेसिस, ये एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसीजर है, निडल के ज़रिए, सिरिंज के ज़रिए उस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, जिसको पेरिकार्डियोसिंथेसिस कहा जाता है। अगर किसी को पेरिकार्डाइटिस हुआ और उसकी वजह से फ्लूइड वगैरह एक्युमुलेशन हो। अच्छा, पेरिसिंथेसिस ऑफ एसाइटिस, फ्लूइड जो एसाइटिस कहते हैं, जब एब्डोमिनल पेरिटोनियल एरिया में जब फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाए तो उसे एसाइटिस कहते हैं। पेट के अंदर पानी का भर जाना, तो फिर उसको जिस तरीके से निकाला जाता है उस प्रोसेस को पेरिसिंथेसिस कहा जाता है, जिसमें निडल के ज़रिए निकाला जाता है। इन दोनों प्रोसीजर को जब आप सर्च करेंगे आपको सामने पिक्चर आ जाएगी, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरीके से निकाला जाता है। अच्छा, इंटरसेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट की बात हो रही है, यहाँ पर कितने रह गए, यहाँ तक हम लास्ट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। इंटरसेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट, सीवियर हाइपर न्यूट्रीमिया एंड डिहाइड्रेशन कैन काज ICF। इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमने एक्स्ट्रासेलुलर की बात कर ली, अभी इंटरसेलुलर को नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आई थिंक मेरे ख्याल में हाफ PPT कंप्लीट हो गई। कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मुझे आइडिया हो सके कि मुझे और कितनी इम्प्रूवमेंट करनी है अपने टॉपिक को मज़ीद एनहेंस करने के लिए, मज़ीद क्लैरिफिकेशन को आप लोगों को समझाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।